तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 29। रिया और वंश। गाड़ी में अचानक रिया का फोन बजा। रिया तो ऐसी हो गई थी मानो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो खोई हुई थी। रिया की हालत देख वंश ने फोन देखा। फोन पर शो हो रहा नाम पढ़ते ही अचानक वंश ने जोर से ब्रेक मारा। वो सदमे में फोन को देखने लगा। वहीं अचानक ब्रेक लगने से रिया खुद को संभाल नहीं पाई। वो हल्का उछल गई। अच्छा था कि उसने सीट बेल्ट पहनी थी, वरना उसका सिर सीधे सामने लगे शीशे से जा लगता। उसने धीरे से चेहरा घुमाया और वंश को देखा, जो एकटक खामोश सा फोन को निहार रहा था। फोन अभी भी बज रहा था। जैसे ही रिया की नजर फोन पर गई, वो भी कुछ पल के लिए बस फोन को देखती रह गई। वो शौक में अपने फोन को देख रही थी। फोन पर किसी और का नहीं, बल्कि मेहर का नाम शो हो रहा था। मेहर का नाम देखते ही कुछ पल के लिए मानो रिया को कुछ समझ ही नहीं आया। वो कंपते हुए हाथों से अपना एक हाथ फोन की तरफ बढ़ा रही थी। उसने धीरे से फोन पकड़ा और उस नाम को पास से देखने लगी। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थी। अचानक उसने फोन उठा लिया। उसका दिल इस समय तेजी से धड़क रहा था, इतना कि उसकी धड़कने बगल में बैठा वंश भी महसूस कर पा रहा था। अचानक फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई। हेलो, रिया। ये दूसरी तरफ मेहर की आवाज थी। सुनते ही रिया धक्सी रह गई। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिर पड़ी। हेलो, हेलो मेहर। रिया लगभग रोते हुए बोली, मेहर, मेहर। रिया खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वहीं पास में बैठा वंश बस एकटक रिया को देख रहा था। जब उसने उसके मुंह से मेहर सुना, तो कुछ पल के लिए वो अपनी जगह पर जमासा रह गया। अचानक वो रिया के पास आया और उसे फोन स्पीकर पर करने का इशारा किया। कुछ पल के लिए रिया की नजरें वंश से मिली। वंश के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिख रही थी। रिया ने धीरे से फोन खुद से दूर कर स्पीकर पर कर दिया और घबराहट भरी आवाज में बोली, मेहर, मेहर, तू ठीक है? तू ठीक है? वहीं दूसरी तरफ मेहर रिया की बात सुन बच्चों की तरह लगभग रोते हुए बोली, रिया यार, मैं एक बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मेहर की बात सुन रिया परेशान होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुश्किल? क्या हुआ? तू ठीक है? बता, क्या हुआ मेहर? मेहर फिर मुंह बनाकर बोली, यार, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वरना वो व्योम मल्होत्रा मुझे जान से मार देगा। मेहर की बात सुनते ही रिया की आंखों में गुस्से की आग आ गई। वहीं सेम हाल वंश का भी था। वो चुपचाप सब सुन रहा था। जैसे ही उसने व्योम का नाम सुना, उसके चेहरे पर भी गुस्सा साफ दिखने लगा। वंश मेहर से कुछ कहता, उससे पहले दूसरी तरफ मेहर फिर लगभग रुवासी सी आवाज में बोली, तू सही कहती थी कि मुझे फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए थे, यार। उस कमीने व्योम को सबक सिखाने के चक्कर में मैंने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। मेहर फिर खोए हुए अंदाज में बोली, अगर उसे मेरे कांड के बारे में पता चला, तो इस बार सच में वो मुझे जान से मार देगा। मेहर की बात सुन वंश और रिया एक दूसरे को नासमझी से देखने लगे। तभी रिया बोली, मतलब क्या बोल रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही से बता, क्या हुआ है? और तू कहाँ है? मेहर आगे कुछ बोल पाती उससे पहले बोली, मैं तुझे सब बता रही हूँ, पर वादा कर कि तू मुझे डांटेगी नहीं और घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर घर पर किसी को भी पता चला
तो पक्का माँ तो मुझे मार मार कर मेरा भरता बना देगी। और इस बार तो शायद दादी, चाची, चाचू और पापा भी मुझे ना बचाए। ये बोलकर वो रोने लगी। महर की बातें सुन रिया और वंश दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया गुस्से में बोली, पहले बता महर, क्या बात है? कहाँ है तू? तभी महर बोली, नहीं, पहले तू वादा कर, वरना मैं तुझे नहीं बताऊंगी। महर की बात सुन अब रिया को भी गुस्सा आने लगा था। पहले वो कमरा, फिर महर की मौत की झूठी खबर, और अब खुद महर। वो आगे गुस्से में महर पर बरसती, उससे पहले उसने एक गहरी सांस भरी। उसे नहीं पता था कि महर किस मुसीबत में है, और अगर इसके पीछे व्योम हुआ, तो अगर ये उसकी कोई नई चाल हुई तो। रिया ने फिर एक लंबी सांस ली और कहा, चल, वादा। मैं ना तो गुस्सा करूंगी और ना ही घर पर किसी को बताऊंगी। अब बता। रिया की बात सुन महर को भरोसा हो गया कि वो सच कह रही है। उसने एक लंबी सांस ली और फिर एक एक कर सब कुछ बताने लगी। शुरू से कैसे व्योम ने उसे उस कमरे में बंद किया, फिर उसका बेहोश होना, और फिर व्योम को सबक सिखाने के लिए मरने का नाटक। वो एक एक कर सब कुछ रिया को बताती चली गई। जैसे जैसे महर बोल रही थी, वैसे वैसे वंश और रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। जहां पहले रिया की आंखों में डर और आंसू थे, अब वहां सिर्फ सदमा था। और वहीं वंश, वो तो महर की बातें मुंह फाड़े सुन रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो व्योम सबको अपने इशारों पर नचाता था, चाहे वो रियांश हो, वो खुद या दादू, आज उसे कोई अपने इशारों पर नचा रहा था। और वो भी एक लड़की। महर बिना रुके, बिना सांस लिए, बुलेट ट्रेन की तरह सब कुछ बोले जा रही थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कोई और भी उसकी बातें सुन रहा है। वो नॉनस्टॉप बोल रही थी। दूसरी ओर एक बड़ी सी काले रंग की चमचमाती गाड़ी तेजी से रोड पर दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर आगे की सीट पर एक ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड थे। पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर रोब और सख्ती साफ थी, पर आंखों में एक अलगसी आग जल रही थी, मानो आज वो किसी का खेल खिम करने निकले हों। उनके हाथ गुस्से में बुरी तरह कांप रहे थे, पर चेहरे से कोई नहीं बता सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो तेज आवाज में, लगभग ड्राइवर पर दहाड़ते हुए बोले, कब तक पहुंचेंगे हम वहां? और कितना समय लगेगा, बोलो। उनकी आवाज सुनकर ड्राइवर एक पल के लिए कांपसा गया, फिर खुद को संभालते हुए डरती आवाज में बोला, वो सर, बस 15 मिनट और लगेंगे। ड्राइवर की बात सुन वो आदमी कुछ नहीं बोले, बस एकटक अपनी हाथ में पहनी घड़ी को निहारते रहे। हम तो ये बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं, बल्कि वंश, रियांश और व्योम के दादाजी हैं। वहीं दूसरी ओर महर सब कुछ रिया को बता चुकी थी। महर की बातें सुन रिया गुस्से से चीखी, पागल है तू, महर। वहीं वंश, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। क्या होगा आगे? क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या होगा इन 3 जिंदगियों में? एक तरफ रिया और वंश, दूसरी ओर रास्ते में रूहानिका और रियांश, और हमारे व्योम और महर और दादाजी। वो कहाँ जा रहे हैं? पर ये तो सरप्राइज है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में आज की कहानी का फीडबैक देना मत भूलना। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें।
लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।